सेल्समैन था और कोरियर डिलीवर भी करता था। एक हादसा उसके साथ कुछ इस तरह घटा जिसके बाद से अमलेश को अगर रात को घर से निकलने को कोई कह भी देता है तब भी उसका खून जम जाता है। आज भी जब अमलेश उस खौफनाक घटना को याद करता है तो वो डर से दहल उठता है। तो आइए जानते हैं क्या है अमलेश की कहानी। मेरा नाम अमलेश है। मेरे साथ इस घटना को घटे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये वाकया मेरे साथ आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले घटा था। शायद 2015 का आखिरी महीना था, यानी कि वो दिसंबर का महीना चल रहा था। मैं उस समय भोपाल के एक जगह पर तलवरी में काम करता था। मुझे आज भी उस घटना की एक सच्चाई अच्छी तरह से याद है जो मैंने अपने घर वालों को भी बताई है। मेरे साथ जो उस रात घटा था वो किसी का भी दिल दहला कर रख सकता है। दरअसल मैं उस समय भोपाल में कुछ समय के लिए सेल्समैन था। बाद में मैंने कोरियर डिलीवर का भी काम किया। इस काम में ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी और काम अधिकतर मौक़ों पर कम ही मिलता था। मैं जिस इलाके में उस समय था वो बिल्कुल एक गांव जैसा इलाका था। मेरा काम दिन और रात दोनों में से किसी भी समय चलता था। यही कारण था कि मुझे कहीं भी और कभी भी जाना पड़ता था। मेरे काम से मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मेरा सब कुछ इसमें ठीक चल रहा था। पर एक रात ने मेरी एक गलतफहमी भी दूर कर दी थी। दोस्तों, एक ही तरह से हर दिन नहीं कटता क्योंकि जब दिन खराब होते हैं तब सब आपके सोच के विपरीत होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ठंड का समय था। मैं दफ्तर में ही था कि तभी मेरे ऊपर के साहब ने मुझे एक पार्सल को दिया। उस शाम के 7 या 8 बज रहे थे। मुझे इतना याद है कि उस समय सूरज लगभग ढल ही गया था। मैं भी 8:30 बजे के करीब अपने स्कूटर से उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल गया। तभी मैंने एक बात को गौर किया कि आखिर भला इतनी देर रात किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पर अब काम है तो क्या कर सकते हैं। वो पता एक पुरानी हवेली 404 रोड नंबर का था जो कि मेरे शहर से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम की तरफ था। देर रात का सफ़र था तो मुझे चोर बदमाशों से भी थोड़ा बहुत डर लगता था। इसलिए देर रात के सफ़र में मैं अक्सर अपने साथ मेरे एक दोस्त विजय को रख लेता था। वैसे तो विजय भी मेरे साथ ही काम करता था, पर फिर भी हिम्मत के लिए मैं उसे ले लेता था। पर आज क्या इत्तेफाक हुआ कि आज विजय भी मौजूद नहीं था। वो भी किसी काम की वजह से 2 दिनों के लिए बाहर गया था। खैर, मैं अभी बहाना देकर तो काम नहीं टाल सकता था। मैं निकला और सर्दीली रातों में दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था और मैं अकेला ही वो शख्स था जो इस तरह सड़क पर चल रहा था। खैर, मैं करीबन रात के 10:30 के आसपास उस पते पर पहुंचा। वहां पर पहुंचकर मैंने दम लिया क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। मैंने अपने स्कूटर को एक जगह पार्क किया और उतरकर उसी इलाके के दायरे में उस बंगले को ढूंढने लगा। मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि सामने एक बड़े से मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला है जो बिल्कुल कोई हवेली मालूम पड़ रही थी। मैंने जब उसे देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मुझे यहीं पर पार्सल डिलीवर करना है। पर मैंने अपने ओवर स्मार्टनेस में एक बार भी लिफाफे का एड्रेस चेक नहीं किया था। खैर, मैं तुरंत ही उस बड़े से मैदान से होता हुआ बंगले में पहुंचा। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया पर तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर पता नहीं कैसे, शायद मेरे एक धक्के से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मतलब कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने एक पल के लिए ये भी सोचा कि इतना बड़ा घर है, फिर ये लोग क्या दरवाज़ा खुला रखकर सोते हैं। तभी मैं धीमे कदमों से बंगले के अंदर घुसा, पर अंदर बहुत ही अंधेरा था। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि मुझे मेरा दूसरा हाथ भी बड़ी मुश्किल से दिख पा रहा था। मैंने तभी किसी तरह टेबल को हाथ लगाते हुए एक स्विच दबाया जिससे कि थोड़ी रोशनी हुई, यानी कि एक जगह का बल्ब
जगमगा उठा। कुछ और भी स्विच ऑन कर दिए तो लगभग अब हर जगह पर रोशनी हो गई थी और अब मेरा भी डर कम हो गया था। मैंने उसमें रहने वाले को आवाज़ दी, पर काफ़ी समय तक उन्हें आवाज़ देने के बाद भी उनका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं वापस लौटने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली सीढ़ियों से कोई अभी अभी गुजरा है। जब मैंने ऐसे किसी का गुजरना महसूस किया तो तब मेरे मन में किसी के होने की उम्मीद जगी और अब मैंने ऊपर जाने का फैसला कर लिया। वैसे मुझे ऊपर जाना थोड़ा गलत भी लग रहा था, क्योंकि इस तरह किसी के घर में घुसना गलत हो सकता था। पर अब मैं वापस भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि वापस जाना वैसे ही मेरी मेहनत पर पानी फेरने जैसा था। और दूसरी बात कि मुझे कल फिर से वापस आना ही पड़ता। यही सोचकर मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे कहाँ अंदाज़ा था कि मेरा अंदाज़ा कितना गलत हो सकता है और उसका अंजाम कितना खौफनाक। पर मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते मैं सीढ़ियों के ऊपर आ गया तो मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और सारे दरवाजे बंद थे। फिर मैं उसी फ्लोर के एक तरफ जा रहा था। मुझे लगा कि इतना बड़ा मकान है तो कोई ना कोई तो पक्का ही होगा। लगा कि इतना बड़ा मकान है तो कोई ना कोई तो पक्का ही होगा। यह सोचकर मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया, पर मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि एक तो आधी रात का समय था और उसमें भी मैं ऐसे खाली बंगले में अकेला खड़ा था, तो मेरा डरना तो स्वाभाविक था। अब मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो चुका था। इसी वजह से मैंने अब यहाँ से वापस मुड़ना ही ठीक समझा। मैं अब उस तीसरे माले से उतरकर अब नीचे की तरफ जाने लगा, पर तभी मेरी नज़र एक कमरे पर गई जो कि खुली हुई थी। उसे खुला देख मेरे मन में शक हुआ कि ज़रूर उस कमरे में कोई होगा। मैंने थोड़ी हिम्मत रख के उस कमरे के दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि एक औरत अपने बाल सुखा रही थी। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान रह गया। भला आधी रात को कौन सी औरत इस तरह बाल सुखाती है? वैसे भी शास्त्रों के मुताबिक रात को औरत को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। ऐसा मैंने कहीं पर सुना था, पर उस समय जब मुझे ये बात याद आई तब मुझे इस समय और अनुभव पर थोड़ा शक हुआ। खैर मैंने उस औरत को आवाज़ देते हुए कहा, मैडम जी, कोरियर डिलीवर करने आया हूँ, आपका पार्सल है। पर उस औरत ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा अंदर बढ़ा और मैंने टेबल पर पार्सल रखकर वापस मुड़ा और मैं अभी वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उस आईने पर गई जिसमें वो औरत देखकर अपने बाल सुखा रही थी। मैंने देखा वो औरत दिखने में औरत लग रही थी, पर आईने में वो एक मर्द थी। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम है, पर मैं गलत था। ये मेरा वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैंने थोड़ी देर जब रुककर उस आईने में देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो औरत दरअसल मर्दानी शक्ल में थी। पीछे से देखने पर वो औरत मालूम पड़ रही थी, पर आईने में उसका चेहरा किसी मर्द से मिल रहा था। इस तरह उसे देखकर अब कहाँ मेरी हिम्मत रहती कि मैं उसे आवाज़ देता, और इसी वजह से मैंने उस पार्सल को वहीं टेबल पर रख दिया और अब मैं वापस निकलने की सोचने लगा था। मैं अभी मुड़ा ही था कि तभी अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उस कमरे से सारे बल्ब अपने आप बड़ी तेज़ी से फूट गए। बल्ब के फूटते ही माहौल एक बार फिर अंधेरे से भर गया। हर तरफ कोहरा अंधेरा छा गया। अब वो औरत भी शायद गायब हो चुकी थी, क्योंकि खिड़की से आती हल्की रोशनी में मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं अब बुरी तरह से डर चुका था। इसी कारण अब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा। वैसे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर फिर भी मैं किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा।
तो मैंने पाया कि दरवाज़ा तो बंद है। दरवाजे को मैं पीछे की तरफ खींच रहा था, पर मैं ये जानकर दंग रह गया कि दरअसल दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। पर मुझे जिस चीज़ का डर था अब शायद वही होने वाला था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि जब इस पूरे बंगले में कोई है ही नहीं, तब मुझे बाहर से कोई बंद कैसे कर सकता था। यहाँ तक कि सिर्फ एक ही औरत थी और अब वो औरत भी वहाँ से गायब हो गई थी। उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी ये मैं बता भी नहीं सकता। खैर मैं अब काफ़ी परेशान हो गया था। मैं पीछे से लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तो ये इलाका भी मेरे लिए अपरिचित था और ये घर भी। मुझे अब बहुत ही डर लग रहा था और मैं भी अब अपनी किस्मत पर अफसोस मना रहा था कि आखिर मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। अब मैं बहुत परेशान था। मैं वहीं पड़ी चीज़ों से दरवाजे को ठोकने लगा कि कहीं किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, पर मैं असफल रहा। अब मुझे उस कमरे में बड़ा अजीब सा लगने लगा। तभी अचानक से पता नहीं कैसे पर पूरे कमरे में धुआं धुआं होने लगा। हर जगह पर धुआं फैल गया था। अब मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और मुझे अब घुटन होने लगी। मैं दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने लगा कि तभी अचानक से खुशकिस्मती से वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के तुरंत बाद मैं तुरंत ही भागा और मैं भागता हुआ सीधे नीचे उतरा और भागने लगा। मैं भागता हुआ उस हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि मुझे रोकने के लिए पहले से वहां पर वही औरत मर्दानी शक्ल में खड़ी है जो मुझे ऊपर दिखी थी। उसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। पूरे घर का सामान इधर उधर अपने आप ही फेंके जाने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। वो जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वो कोई किन्नर था, क्योंकि उसकी आवाज़ भी मर्दानी थी। अब मेरा खून उसे देखते ही जम गया था। मैं अब कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था। मैं वापस ऊपर ही भागा और भागता हुआ मुझे एक ड्रम दिखा। वो ड्रम काले रंग का था और खाली भी था। तो मुझे उस समय जो सूझा वो मैंने किया। मैंने सोचा कि एक तो वैसे ही काली अंधेरी रात है और वातावरण भी इतना अंधेरे में डूबा है। अगर ऐसे में वो उस काले ड्रम में छुप जाए तो शायद सुबह तक उस किन्नर से बचा जा सकता है। पर मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो मैं सीधा उस ड्रम के अंदर बैठ गया। तभी मैंने किसी को ऊपर पायल की आवाज़ में आते हुए सुना। मुझे यकीन था कि हो ना हो ये ज़रूर वही किन्नर है जिसने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया और अब ये मेरा शिकार करेगा। मैं उसी ड्रम में दुबक कर बैठा रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने ड्रम से हल्की सी गर्दन बाहर निकाली और मैं देखने लगा कि आखिर चल क्या रहा है और वो किन्नर है कहाँ पर। मैंने अपनी मुंडी निकाली ही थी कि मैं ये देखकर और भी डर गया कि वो किन्नर तो ड्रम से एकदम सटा खड़ा था। वो अब शायद मेरी ही तलाश में था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी उस समय बजना मेरे लिए बहुत खतरनाक थी और फ़ोन की घंटी बजने मात्र से ही उस किन्नर को पता चल गया कि शायद मैं ड्रम में छुपा हूँ। फिर भी मैंने फ़ोन उठाया। वो बड़े गुस्से में लग रहा था। मैं भागता हुआ सीधा उस हवेली के बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने मुझे संभालते हुए कहा कि हम वही लोग हैं जिनके घर पर आपको पार्सल करना था। दरअसल जब आपने बताया कि आप इस हवेली में हैं, तब हमें लगा कि आपकी जान बचानी बहुत ज़रूरी है। तभी मैं और कुछ लोग और अपने परिवार समेत यहाँ पर आ गए और समय रहते दरवाज़ा तोड़ने में सफल रहे, वरना आज तो आप उस किन्नर के शिकार हो जाते। इसके बाद मैं उनके साथ उनके घर गया और वो रात मेरी बड़ी खौफनाक से घटी। वो तो शुक्र था भगवान का कि वो लोग समय रहते फरिश्ते की तरह वहाँ पर पहुँच गए, वरना वो किन्नर मुझे बड़ी दर्दनाक मौत देता। दोस्तों, इसलिए कभी कभी कुछ गलतियाँ ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। इसलिए मैं अब से इस तरह की राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है जब मेरे दादाजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक दूरबीन ला कर दिया था।
मुझे आज भी वह वक्त याद है जब मैं शाम को अपने घर से जंगल की तरफ दूरबीन से देख रहा था कि तभी अचानक से मुझे एक बहुत बड़ी सी चिड़िया दिखाई पड़ी। सच कहूँ तो वो कोई चिड़िया नहीं लग रही थी, बल्कि एक विशालकाय पक्षी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैं अपने घर से बाहर की तरफ निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से 2-3 लड़कों ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी तरफ 2 लड़के देख रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके देखने के नज़रिए में बहुत ही हैरानी की भावना थी। तभी वो दोनों मेरे पास आए और कहने लगे, अरे इतनी शाम को तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता जंगल में क्या है? तभी मैंने कहा, जंगल? क्या है जंगल में? उनका जवाब आया, अरे जंगल में एक बड़ा सा प्रेत साया भटकता रहता है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम जानते नहीं हो। तभी मैंने जवाब दिया, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, मैं इसी गांव का हूँ, पर काफ़ी समय से आया नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हें जंगल के बारे में ये सब बातें किसने बताई, और क्या तुम कभी जंगल में गए हो? उस पर उस लड़के ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं कभी जंगल में नहीं गया। और जब तक वह लड़का कुछ आगे बोलता, उसके दोस्तों ने बोला, यह बात तो पूरे गांव को पता है कि जब से जंगल के अंदर उस ऑफिसर को मारा गया था तब से वह जंगल शापित हो चुका है। मैंने कहा, ऑफिसर? कौन सा ऑफिसर? जब तक वह लड़का आगे कुछ कहता कि तभी पीछे से कुछ और बड़े लोगों ने हमें चिल्लाया और भागने के लिए कहा। हम तीनों वहां से भाग गए और तब रास्ते में हम तीनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई। उसमें से एक लड़के का नाम सूरज और दूसरे का नाम विजय था। तभी सूरज ने कहा, क्या तुम्हें जंगल के कहानी के बारे में मालूम नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, कौन सी कहानी है? तब सूरज ने मुझे जंगल की एक बहुत ही पुरानी कहानी के बारे में बताया। एक समय की बात है जब एक दिन एक सब्जी वाला अपने 2 दोस्तों के साथ इस गांव से गुजर रहा था। वह गांव में सब्जी बेचने के मकसद से काफ़ी सारी सब्जियां लेकर गांव की तरफ आ रहा था, पर तब तक काफ़ी शाम हो गई थी और उन लोगों को रास्ता भी मालूम नहीं था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा कि मुझे जंगल की तरफ से एक रास्ता मालूम है, हम चाहें तो वहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं। और यही गलती उन लोगों पर बहुत भारी पड़ी। बहुत समय से गांव में ऐसी बात फैली है कि जंगल में किसी की आत्मा भटक रही है जो आए दिन किसी न किसी को अपने प्रेत बाधित घटना से रोहित करती है। वैसे तो प्रेत वाली बात पूरे गांव को मालूम ही थी, पर ज़्यादातर लोग जंगल जाया ही करते थे। तब तक कुछ ऐसा असामान्य किसी को जंगल में नहीं दिखा था। उस दिन जब वे लोग जंगल में गए तो उनके साथ काफ़ी डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। उन 3 लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा जंगल से लौट पाया था, और उसका भी कुछ दिनों के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। मानसिक संतुलन बिगड़ने से पहले उसने जो बात बताई, उसको सुनने के बाद लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। उसने बताया कि जब वे तीनों जंगल में गए थे तो अचानक से चलती हुई हवा मानो रुक सी गई थी और अंधेरी चादर जंगल को घेरती जा रही थी। हम सीधे चलते जा रहे थे और थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा सा विशालकाय पेड़, जो कि शायद बरगद का था, वो उन्हें नजर आ रहा था। उसे भी रास्ता इतने अच्छे से मालूम नहीं था, पर उसने यह बड़े पेड़ के बारे में सुना था और यहाँ से ज़्यादा दूर हमारा गांव भी नहीं था। जैसे ही हम पेड़ से गुजरने वाले थे कि अचानक से एक तूफान आ गया। पेड़ की पत्तियाँ बहुत ही तेज़ी से हिलने लगी, मानो जैसे हवा उस पेड़ को अपने साथ लेकर जाने के रट में थी। यह सब देखकर भी हम तीनों पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते ही गए कि तभी अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा तक नहीं था। जैसे ही हम पेड़ पार करने वाले थे कि एक हाथ पेड़ के अंदर से निकला, जिसने खींचकर हमारे दोस्त को पेड़ के नीचे तने की तरफ फेंक दिया, जिससे उसके सर पर बहुत बड़ा सा जख्म आ गया। उसका सर मानो लगभग 2 हिस्सों में फट गया था। उसका खून पानी जैसा बह रहा था। हमें तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त उस वक्त दर्द से बहुत करा रहा था। मैंने अपनी कमीज का कपड़ा फाड़ा और उसके सर पर लगाने लग गया कि तब तक मानो पेड़ से 2 हाथ निकले हों और एक ही बार में मेरे दोस्त की छाती चीर दी हो। यह सब देखने में इतना भयानक था कि कुछ पलों तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या देखा।
जब मैंने अपने दूसरे दोस्त की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो अब गायब हो चुका है। वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं डर से वहाँ से भागने लगा और काफ़ी समय तक भागने के बाद जब मैं जंगल पार करने वाला था कि तभी मुझे पीछे से मेरे एक दोस्त की आवाज़ आई। पर मुझ में अब इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं रुक जाऊं। मैं भागता रहा और मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे एक बार पीछे देख लेना चाहिए और शायद यही मेरी गलती थी। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोनों दोस्तों के सब पेड़ के तने के आर पार हैं। शरीर पर अनेकों चोट हैं। खून की बूंदें जो उनके शरीर से गिर रही थी उसने पेड़ को पूरा लाल कर दिया था। और जाते जाते मैंने एक बार उस प्रेत का चेहरा भी देखा। उसका चेहरा मानो किसी जली हुई गलती कंकाल जैसा था। वह ऐसे चेहरे से मेरी तरफ शैतानी हंसी देते हुए मुझे देख रहा था। और बस इतना ही देखने के बाद ही मैं भागते भागते गांव तक पहुंच गया। ऐसा कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही उस आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वो पागलों जैसे गांव में घूमने लगा था। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी शख्स जंगल में जाने से पहले 1000 बार सोच लेते हैं और अगर जाते भी हैं तो 10-15 लोग एक साथ होकर जाते हैं। इन्हीं बातों में अचानक से सूरज ने मेरे घर के बारे में पूछा तो मैंने कहा, वो मेरा घर यहीं पास में ही है, शायद तुमने देखा भी होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। और फिर मैं उन दोनों को अपने घर पर ले गया। उन दोनों ने कहा, Should we really be sending her to the front lines in her current state? You ought to know her better. अपने घर पर ले गया। उन दोनों ने कहा, हम तो इस घर पर कई बार आ चुके हैं, अच्छा यही तुम्हारा घर है? तो मैंने उन दोनों को घर के अंदर लाया और दादा दादी से भी मिलवाया। पर वह दोनों पहले से ही मेरे दादाजी को जानते थे और मेरे दादाजी भी पहले से उन दोनों को जानते थे। हम तीनों मेरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। थोड़े समय के बाद उन दोनों ने कहा, अरे बहुत समय हो गया है, अब हम दोनों जाते हैं। तब तक दादी भी आ गई और कहा, बच्चों खाना बन गया है तो खाना खा कर जाओ। वे दोनों पहले मान ही नहीं रहे थे, पर फिर तब दादाजी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे दादाजी को मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, रुको मैं अभी कॉल करके बता देता हूँ। फिर वह दोनों रुकने के लिए मान गए। जब हम खाने के टेबल पर बैठे थे तभी अचानक से जंगल की बात शुरू हुई। मैंने उस ऑफिसर के बारे में दादाजी से पूछा, जिस पर दादाजी ने कहा, यह सब बच्चों की सुनने वाली बातें नहीं हैं और तुम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो। पर फिर मेरे दोनों दोस्त बहुत ही जोर देने लगे। तभी सूरज ने कहा, दादाजी हमने भी सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही सुनी हैं, असली में क्या हुआ था उस जंगल में हमें भी बताइए ना, आप तो उस समय पर रहे होंगे ना गांव में। बहुत मिन्नतें करने के बाद दादाजी बात बताने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा कि तुम किसी और को नहीं बताओगे। हमने हामी भरी। फिर दादाजी ने हमें जंगल की बात बताई। ये जंगल जो अभी जंगल बन चुका है वह एक समय पर इतना बड़ा जंगल नहीं था। लोगों के इसमें ज़मीन हुआ करती थी। काफ़ी सारे लोग जंगल से जुड़े हुए हिस्सों में खेती भी किया करते थे। समय के साथ जंगल बढ़ रहा था और लोग यहाँ पर खेती करना काफ़ी कम कर दिए थे, पर फिर भी उस समय काफ़ी सारे जने खेती बाड़ी में लगे हुए थे। एक समय एक ऑफिसर को जंगल विभाग को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, पर उस ऑफिसर के बुरे बर्ताव से सारा गांव परेशान रहता था। वह ऑफिसर चरित्र का बहुत ही बुरा था। गांव की काफ़ी सारी औरतों ने बताया कि वह बुरी नज़र से औरतों की तरफ देखता था और शायद कुछ लड़कियों को उसने छेड़ा भी था। इसी से तंग आकर एक दिन सारे गांव वालों ने मिलकर ऑफिसर के घर में जब वह सो रहा था तो आग लगा दी थी। ऑफिसर की बहुत बुरी तरह से जल के मौत हो गई, जिसके शरीर को गांव वालों द्वारा निकाला भी नहीं गया। कहा जाता है कि उसकी जलती हुई चिल्लाने की आवाज़ से पूरा जंगल सहम गया था, पर जैसा कि सबको लगा था कि ऑफिसर चला गया, पर अभी भी जंगल से वो गया नहीं था। ऐसा लोग कहते हैं कि काफ़ी समय उन्हें वह ऑफिसर जैसे ही सामान्य छवि वाला कोई जंगल में फिरते हुए दिखाई देता है। वह जला हुआ घर अभी भी जंगल के करीब ही है। सूबेदार की 4 साल बाद बहुत असामान्य तरीके से मौत हो गई थी। उसका पूरा कारोबार, घर बार सब कुछ बिगड़ गया था। उस समय के बाद से लगभग ना के बराबर लोगों ने उधर खेती जारी रखी, पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी प्रेत आत्मा
किसी को भी मानो जंगल में देखना ही नहीं चाहती थी। सब लोगों ने अपनी ज़मीन को वैसे ही वहाँ पर छोड़ दिया। कोई अपनी ज़मीन को बेचना चाहता था तो कोई दूसरे खरीदते भी नहीं थे। जैसे जैसे समय बीता वहाँ का जंगल और भी विशाल होता गया। अब वह घर जो जंगल के करीब था वह जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका है, जो आज भी जली हुई हालत में वहाँ पर मौजूद है। और कहते हैं कि वहाँ पर निश्चित रूप से उस ऑफिसर की आधी जली हुई लाश हिलती हुई दिखाई देती है। पर तुम लोग गलती से भी जंगल के अंदर मत जाना, और शाम के वक्त तो कभी भी नहीं। ये कहानी ख़त्म होते होते हम लोगों का खाना भी ख़त्म हो गया था। वे दोनों भी ज़्यादा रात होने के कारण हमारे ही घर पर रुक गए, और फिर लगभग 11 बजे के करीब मेरी आंख लग गई। मुझे आज भी याद है जब अचानक से 5:30 बजे मेरी आंखें खुल गईं। यह बहुत ही हैरान की बात थी, क्योंकि मैं इतना जल्दी कभी भी उठता नहीं था। वैसे कुछ आधे घंटे में मेरे दादाजी भी उठने वाले थे। मैंने अपने दोस्तों को उठाया और कहा, सुनो ज़रा, बाहर घूम कर आ जाते हैं। वो दोनों भी मानो जैसे जगे हुए थे। घर से बाहर जाते हुए मैंने दूरबीन ली और घर से बाहर निकल गया। तब तक कोहरा जमा हुआ था, पर धीरे धीरे कोहरा हट भी रहा था। सूर्य उदय कुछ ही समय में होने वाला था, और तभी मुझे दूर से कोई विशालकाय चीज जंगल के करीब उड़ती हुई दिखी। मैंने अपनी दूरबीन को उस दिशा में घुमाया और देखा, ये तो वही बड़ा सा पक्षी था जो जंगल के मुहाने पर आगे पीछे उड़ रही थी। वह दिखने में किसी मोर के रंग और चील के शरीर जैसा था। मैंने मेरे दोस्तों को कहा, चलो वहाँ पर पक्षी देख कर आते हैं। तभी मेरे दोनों दोस्त भी चलने के लिए तैयार हो गए। तभी हमने सोचा कि हम जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, थोड़े नज़दीक से देखकर वापस आ जाएंगे। वो एक अजीब सी आकृति वाला विशालकाय कोई पक्षी था, जिसे कोई पहली नज़र में देखे तो मानो उसकी सुंदरता और नैवता पर मोहित हो जाए। जैसे ही हम थोड़े जंगल के नज़दीक गए, वह पक्षी थोड़ा अंदर उड़ने लगा। वह हर वक्त अपनी हल्की सी जगह बदल रहा था, पर वह पक्षी अकेला ही उड़ रहा था। हम थोड़े से अब जंगल के अंदर आ चुके थे, पर मैंने उन दोनों को कहा, अरे डरो मत, हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, और वैसे भी हम अकेले ही थोड़ी ना आए। मुझे अभी भी वह पक्षी साफ साफ दिखाई दे रहा था। हैरानी से वो पक्षी हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। अब हम कुछ ही कदम आगे चले होंगे कि अचानक से जो मुझे दिखा उसने तो मेरा दिल ही दहला दिया। मेरे कुछ 50 मीटर आगे एक जला हुआ टूटा फूटा घर था। इस घर को देखते ही सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया कि यह वही ऑफिसर का घर तो नहीं है, पर हम तो जंगल के इतने अंदर भी नहीं आए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हमें जंगल में आए मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। हम थोड़ा डर से कांपने लगे और मैंने उनको कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हम उल्टा मुड़ के जंगल से बाहर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगे, पर हमें रास्ता भी मिल नहीं रहा था। हम 5 मिनट तक तो उसी जंगल में घूमते ही रहे। काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें हमें जंगल में सुनाई दे रही थी, पर सबसे ज़्यादा डर तो मुझे तब लगा जब हम घूमकर फिर से उसी घर के आगे आ गए थे। मैं घर की तरफ अजीब तरह से देखे जा रहा था। What happens when great intelligence meets unstoppable power? A new universe of possibilities is born, boosted by a customized processor that's the galaxy's most powerful ever. At the sound of your voice, an integrated platform connects your apps to open up your world, bringing you a true AI companion where everything's more personalized, more seamless. Now it's easier than ever to get things done. Just press and talk. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby, and text it to Luca. The barriers between apps are removed, and everything becomes more intuitive.
List the places mentioned in this video and save it as a note. Your favorite team's matches become priorities on your calendar. Find the next 5 Blue Stars FC games and put them in my calendar. Just like that. And the search for answers becomes a whole lot simpler. A circle turns your curiosity into new discoveries. A picture of your textbook turns into an interactive lesson. Can you help me study this? Happy to. Let's start. What are mutations? I don't know. Can you explain it in a simple way? No problem. Imagine your body's instructions are all stored in this giant cookbook called DNA. And a quick tap lets you find out what you're listening to. Life just clicks. Because you know exactly what you need, exactly when you need it. From your sleep and health insights to your schedule, you get personalized briefs throughout your day. Now you've got everything you need to stay on top of it all. 50 lilies. Got it. See you soon. Lengthy calls can be summarized into key points. And everything becomes more effortless, more elegant. This is the thinnest Ultra ever. Crafted with a floating camera and curved edges for a unified and iconic design. And fortified with ultra-tough glass ceramic in an anti-reflective layer. And the display? ProScaler upscales even low-resolution images and videos, letting you see the world with a stunning new level of clarity. With all the new power in your hands, you can go further on every quest, immersing yourself deeper in every world with smoother gameplay, longer battery life, and a revolutionary cooling system that lets you level up without heating up. And now, you can capture life in all its wonder. Powered by the customized processor, the next-gen Pro Visual Engine turns every moment into a picture to remember. Object-Aware Engine detects backlighting and corrects skin tones, letting you take epic portraits that are true to life. And every lens gives you extraordinary detail from every angle. Every single time. Plus, you get incredible video quality with rich color expression. Even at night, your videos are sharp and clear, with minimal noise across both still and moving objects. And if the background noises are spoiling the moment, you've got a built-in sound studio that lets you tune it all to your liking. Hey, hey, hey! So yeah, imagine that. A new universe of possibilities with you at the center of it all. You ready? मुझे ये मालूम था, पर फिर भी मैं अपने पर काबू नहीं कर पा रहा था। तभी सूरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से मेरे कान में कहा, वो देख मनोज। जब मैंने उस दिशा में देखा तो एक आदमी जो किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के कपड़े पहने हमारी तरफ पीठ करके कुछ 60 मीटर की दूरी पर उल्टा घूमकर खड़ा था और कुछ बोलते जा रहा था। हमें ठीक से आवाज़ तो नहीं आ रही थी, पर इतना पता ज़रूर चल रहा था कि वह आदमी कुछ गुस्से में बोल रहा है। यह कोई तर्क की बात नहीं थी
कि ये वही ऑफिसर की बुरी रूह है। तभी मैंने अपने कदम पीछे किए और उस समय मेरे पैरों से चटकने वाले सूखे पत्तों और लकड़ियों की आवाज़ मानो जंगल में गूंज गई हो। तभी एक झटके में ऑफिसर पीछे मुड़ा और उस पल को मैं जिंदगी में याद भी नहीं करना चाहता हूँ। जब वह ऑफिसर पीछे मुड़ा तो उसका दिल दहला देने वाला चेहरा दिखा। उसका चेहरा मानो जले हुए सालों पुरानी लाश जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पे अजीब सी खुकार दरिंदगी दिख रही थी, जैसे अब हमारी मौत हमारे सामने हो। मौत का सामने होना उतना ही हमारे लिए भयावह नहीं था, बल्कि मौत का प्रतिबिंब हमारे लिए ज़्यादा डरावना था। उस समय मैं बेसुध होकर बस भागने लगा। मुझे उस समय सिर्फ मेरा घर याद आ रहा था। मैं अपने पीछे आते उस वैसी प्रेत की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। उसके भागने की गति कुछ ऐसी थी कि जैसे वो हर पल मेरे ठीक पीछे भाग रहा था। जंगल उस वक्त मुझे किसी अनजान जगह जैसा महसूस हो रहा था। मैं जिस दिशा में भाग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जंगल उस दिशा में बड़ा होता जा रहा है। मैं अपने डर में इतना बेसुध था कि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं देखा। जब मुझे अपने दोस्तों की याद आई और अपने आसपास मैंने नज़रें फिराई, तब मैंने पाया कि सूरज तो मेरे थोड़े ही पीछे है, पर विजय कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं भाग भाग के पूरी तरह से थक गया था। अब मुझसे थोड़ा सा भी भागा नहीं जा रहा था। तभी मैं रुक गया और विजय को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मुझे थोड़ी ही दूर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मैं उस आवाज़ को सुनकर अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आवाज़ थोड़ी दूरी से आ रही थी, पर मुझे कहीं ऐसी आशंका हो रही थी कि शायद ये विजय की ही आवाज़ थी। शायद वो किसी मुसीबत में था। मैंने सूरज को कहा कि चल उस तरफ, और उस तरफ हम दोनों भागने लगे। अब तक तो मैंने जीने की भी आस छोड़ दी थी। बस आधे ही रास्ते जाते ही मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ठीक हमारे पीछे से आई, जैसे कोई विशालकाय सी चीज़ किसी पेड़ पर गिरी हो। जब हमने पीछे देखा तो विजय का शरीर पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरा। उस दृश्य ने कुछ क्षणों के लिए हम दोनों को सुन्ना बना दिया था। तभी उसी वक्त उसी पेड़ पर ऊपर से एक आदमी पीछे मुड़कर कुछ खाए जा रहा था। यह उसी ऑफिसर की आत्मा थी। वह खाते खाते गुस्से में कुछ बोल भी रहा था जो बिल्कुल भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग जैसे अपनी जगह पर ही जम गए थे। उस ऑफिसर का सर अपने आप पीछे मुड़ने लगा, परंतु उसके शरीर का आधा हिस्सा अभी भी आगे ही था। उसका पूरा सर जब पीछे मुड़ा तब सबसे डरावना दृश्य हमें दिखाई देने लगा। उसके मुंह पर बहुत ही खून के निशान थे, जो साफ साफ इस बात को दर्शा रहा था कि वह सूरज की जो हालत हुई थी वह इसी के कारण हुई है। वह हमारे इधर देखकर अचानक से फिर हंसने लगा। उसके हंसने का तरीका किसी भी सामान्य व्यक्ति को डर से सदमे में डालने के लिए पर्याप्त था। वह हंसते हंसते कुछ मांस के टुकड़े खा रहा था। तभी सूरज ये सब देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाने और रोने लगा। तभी मुझे थोड़ी दूर पर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी जो हमारी ही तरफ आ रही थी। जब मैंने अपनी दाईं तरफ मुड़कर देखा तो मेरे दादाजी के साथ कुछ लोग हमारी तरफ डंडे लेकर आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग सीधे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अपने दादाजी को देखते ही मेरे अंदर एक अलग से संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ और मैंने सीधे जाकर दादाजी को पकड़ लिया। तब उस ऑफिसर की आत्मा मानो हवा के साथ क्षण में गायब हो गई थी। विजय की यह हालत देख